हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सही है, ठीक है। और ये भी बता देंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो सही है ना? और ये भी बता देंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है। हेलो एवरीवन, जल्दी से ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, 1 मिनट वेट कर लो, ठीक है, तब तक बाकी सभी ज्वाइन हो जाए। 1 मिनट। चलो, आज हम डिस्कस करेंगे, बल्कि हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर लिया था आपका असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कुछ असेंशियल है जो कि आपके सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन करा गया है। असेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की? यदि आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इन सभी कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बने। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है, कुछ एक कंडीशंस बताता है विच में जो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती। हम 1 बाय 1 देख चुके थे, ठीक है। लास्ट आपका फ्री कंसेंट रह गया था, बाकी हमने कंप्लीट कर लिया। जिस किसी ने भी अभी तक अपनी जो कि मॉर्निंग में क्लास हो चुकी उसको नहीं देखा है तो देख लेना प्लीज, ठीक है। 1 बाय 1 करके देखना ताकि बहुत अच्छे से एक कॉम्बिनेशन सा जो है वो बना रहे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक पार्टी के द्वारा ऑफर किया जाना चाहिए। जो पर्सन ऑफर करता है उसे हम ऑफरर कहते हैं। जिस पर्सन को हम ऑफर करते हैं, यानी कि जो एक्सेप्टर होगा उसे हम ऑफरी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट करा जाना चाहिए, और पार्टीज की इंटेंशन भी होनी चाहिए कि वो क्रिएट करना चाहती हैं लीगल रिलेशनशिप। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन शुड नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, कि कंसिडरेशन जो है वो आपका फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, कि कंसिडरेशन जो आप करोगे वो आपका लॉफुल होना चाहिए, फॉरबिडन बाय बिल्कुल लॉ नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। और पार्टीज की जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑफर एंड प्रपोजल जो है दोनों ही एक ही वर्ड है, और फर्स्ट स्टेप क्या है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का, कि एक पार्टी जो है वो ऑफर देती है। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है ऑफर। ऑफर का मीनिंग क्या है? जब कोई वन पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस को दूसरे पर्सन के सामने, कि वो ये पर्टिकुलर काम करना चाहता है, अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, अपनी कोई भी पर्टिकुलर थिंग जो है वो बेचना चाहता है, ठीक है। मतलब जो पर्सन ऑफर करेगा उसे हम ऑफरर कहेंगे और प्रॉमिसर कहेंगे। जिस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है उसे हम ऑफरी कहेंगे और प्रॉमिसर कहेंगे। ऑफर कैसा होना चाहिए? डेफिनेटिव होना चाहिए, ठीक है, और क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है तो ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टीज की आपस में कम्युनिकेशन।
ऐसा नहीं कि आप मेरा डिजायर रख रही हो, अपनी माइंड में सोच रही हो, तो वो उसको हम ऑफर नहीं कहेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो आपका तभी वैलिड होगा कि पार्टीज आपस में जो है वो एग्री होनी चाहिए, सेम थिंग एंड सेम मैनर, ठीक है, कि विच मीन बोथ द पार्टी मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग एंड इन द सेम मैनर। एंड सेकेंड है आपका एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कि जब कोई पर्सन, ठीक है, जब वन पर्सन जो है जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया होता है वो सिग्निफाई कर देता है, असेंट दे देता है, तो पार्टी, हम कहते हैं कि ये प्रॉमिस बन गया है, यानी कि पार्टी ने, सेकंड पार्टी ने जिसको ऑफर किया था उसने एक्सेप्ट कर लिया। सेक्शन 2B में, सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन करा है एक्सेप्टेंस। कुछ एक हमने एक्सेप्टेंस की कंडीशन देखी थी कि कौन कौन सी वैलिड कंडीशन है वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन अटैच्ड टू एक्सेप्टेंस। स्वीकृति के लिए कोई शर्त जो है वो नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बिना किसी शर्त के जो है वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। Acceptance must be communicated. Acceptance must be communicated to the offeree in manner prescribed. जो जिस भी मैनर में एक्सेप्टेंस दी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी इन द मैनर प्रेस्क्राइब। कि आप मेंटल एक्सेप्टेंस कर रहे हो एक ऑफर के लिए, मतलब आपने माइंड में सोचा, तो वो आपका वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एक्सेप्टेंस मस्ट कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, कि स्वीकृति प्रस्तावकर्ता के ज्ञान में जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ए ने बी को ऑफर किया, ठीक है, और ये कहा कि यदि आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट होगा तो आप व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर देना। लेकिन बी ने क्या किया? बाय पोस्ट आपको एक्सेप्टेंस सेंड कर दिया। तो ये आपका वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये इनवैलिड एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि बी को उसी तरह से इन्फॉर्म करना चाहिए था जैसे कि ए ने बताया था। ए दैट द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन रीजनेबल टाइम। कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट करी जानी चाहिए विद इन अ रीजनेबल या प्रेस्क्राइब मैनर में या रीजनेबल टाइम में, ठीक है। प्रेस्क्राइब मैनर तो हमने डिस्कस कर लिया, और acceptance must be communicated within the time prescribed। यदि प्रेस्क्राइब टाइम जो है वो मेंशन नहीं करा गया है तो रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है कि जैसे कि आज मैंने ऑफर किया तो विद इन 2 या 3 डेज या 1 वीक के अंदर या 15 डेज के अंदर जो है वो आपको एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको ऑफर कर रही हूँ और आप मेरे को 1 ईयर के बाद एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो ये आपका वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हो, ये रीजनेबल टाइम नहीं, ठीक है। और पार्टीज की इंटेंशन भी होनी चाहिए, ये सब हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे, ठीक है। पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो क्रिएट करना चाहती हैं लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। इंटेंशन ऑफ द पार्टी मस्ट टू बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, जिसमें हमने वॉलफेयर वर्सेस वॉलफेयर का केस डिस्कस किया था स्टार्टिंग। कि एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। जो पार्टीज होती हैं वो एग्रीमेंट में जो एंटर होना चाहती हैं, उन पार्टीज की क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एंटर होना चाहती हैं, लीगल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना चाहती हैं। द पार्टीज to the agreement must make it clear while entering into a contract that they want to create a legal relationship. If any party to contract, यदि कोई भी पार्टी जो है वो फेल हो जाए, contract to comply, contract fail to comply with the term of the agreement, then it will amount to a breach of contract and will raise to a legal consequences. यदि अनुबंध का कोई भी पक्ष समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो ये अनुबंध के उल्लंघन के बराबर होगा और कानूनी परिणामों को जन्म देगा, ठीक है। फिर पार्टी का, ठीक है, पार्टीज के बीच में जो भी कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन का क्या मीनिंग होता है?
कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग रिटर्न, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं आपको कार बेच रही हूँ तो 1 लाख रुपीज मांग रही हूँ, तो मैं आपसे 1 लाख रुपीज दूंगी और आपको कार दे दूंगी, तो समथिंग रिटर्न। ठीक है, सिंपल मीनिंग कंसिडरेशन का, सिंपल मीनिंग क्या है, समथिंग रिटर्न। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है कंसिडरेशन कि when at the desire of a promisor the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence, ठीक है, abstinence or promise is called consideration for the promise. सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, कि ऑब्जेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट होगा और कंसिडरेशन होगी। कंसिडरेशन का क्या मीनिंग है, लेन देन, जो पार्टीज के बीच में रिटर्न्स हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये कहा कि मेरे को ना अपनी कार बेचनी है, आप मेरे को 1 लाख रुपीज दे देना, तो ये क्या होगा, वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन होगा। लेकिन वहीं मैं दूसरी तरफ ये कहूं कि मैं अपनी कार बेचूंगी वही 1 लाख रुपए में और आप क्या कर देना, 1 लाख का जितना भी ड्रग्स होगा वो मेरे को दे देना, तो ये क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। अनलॉफुल हो गया ना, ये कंसिडरेशन क्या होगा, इनवैलिड होगा, अनलॉफुल होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए बहुत जरूरी है या असेंशियल है कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। ये इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन बाय एनी लॉ नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ऑलवेज रहता है कि हमेशा ही ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन हो बोथ साइड, कि दोनों पार्टीज क्या करें, एग्रीमेंट में रिसीव करें समथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन मीन कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए और देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, कि बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं। एनी एग्रीमेंट व्हिच हैज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विल बी वॉइड, कि कोई भी समझौता जिसमें गैर कानूनी उद्देश्य या विचार है वो शून्य होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ले डाउन करता है सर्टेन कंडीशंस वुड मेक कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल। कुछ विचार जो निर्धारित करता है जो विचार और उद्देश्य को गैर कानूनी बना दे, ठीक है। और कंसिडरेशन जो है वो आपका फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना। कंसिडरेशन शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। कंसिडरेशन जो लेन देन किया जा रहा है वो कानून के निषिद्ध नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन शुड नॉट बी ऑफ सच नेचर, यदि if permitted it would defeat the provision of any law or it's fraudulent. If consideration involve or implies injury to a person or property to property of another, the court regard it as immoral or opposed to a public policy. न्यायालय इसे अनैतिक और सार्वजनिक नीति के विरोध के रूप में जो है वो मानता है कि कंसिडरेशन जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। और पार्टीज की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। जो पार्टीज हैं वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि पार्टीज जो है वो मेजर होनी चाहिए प्लस साउंड माइंड होनी चाहिए। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कि किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए पार्टीज में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। पार्टी जो है वो माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। An agreement with a person who is minor, ठीक है, कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि माइनर के साथ किया जा रहा है ये आपका voidable इशू है।
सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले डाउन करता है कुछ एक फॉलोइंग कंडीशन टू स्पेसिफाई कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अटेन्ड टू द एज ऑफ मेजोरिटी, और एज ऑफ मेजोरिटी कितनी होगी? नॉर्मल केसेस में 18 ईयर, और गार्डियन के केस में जो है वो 21 ईयर रहती है, जहां पर गार्डियन अपॉइंट करा गया होता है कोर्ट के द्वारा। कि पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने। ठीक है, parties must be sound mind while making a contract. A person who is usually of sound mind, जैसे कि एक पर्सन है जो कि यूजली अनसाउंड माइंड रहता है, ओकेजनली वो साउंड माइंड रहता है। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब वो बनाया जाए जब वो साउंड माइंड वाली कंडीशन में था। ठीक है, यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनसाउंड माइंड वाली सिचुएशन में वो था, उस टाइम साइन करवा लिया, तो ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि तब पार्टी कैपेबल ही नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। ठीक है, और एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सके। एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। If agreement is not capable of performance, it is void. In order to make an agreement valid, the term of agreement must be clear, certain, or capable of performance. ये एक समझौते को वैध बनाने के लिए समझौते की शर्तें स्पष्ट, निश्चित और प्रदर्शन में सक्षम होनी चाहिए। असंभव कार्य करने का समझौता जो है वो शून्य है। An agreement to do an impossible act is void. ठीक है, कि जो भी आप जिस भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो पॉसिबल होना चाहिए कि इसको परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, अब लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका बोथ ऑरल एंड रिटन दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका बोथ ऑरल और रिटन दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। देखो, लाइव क्लास का टाइम आपने ही कहा कि मैडम शाम को जो है वो हम क्लास अटेंड कर लेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप क्लास में नहीं आओगे तो फिर मैं खुद से ही जो मॉर्निंग वाली क्लास में, मॉर्निंग वाले टाइम में ही जो क्लासेस ले लूं, तब क्या ही मतलब रह जाता है कि आपका खुद से ये कहने का कि मैं हमें इवनिंग का टाइम दिया जाए और फिर क्लास में नहीं आना। क्या ही मतलब रह जाता है फिर। चलो, नेक्स्ट है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका बोथ ऑरल और राइटिंग में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी मेड ऑरली, बट कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑलवेज मस्ट बी राइटिंग। कि जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? ऑरली होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। और ये एडवाइजेबल रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन फॉर्म में किया जाए। क्यों? क्योंकि यदि रिटन फॉर्म में है तो ये इजीएस्ट वे होगा, कि आप प्रूफ कर सकते हो कि इन केस यदि इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो ये बहुत इजी रहता है कि इसको प्रूव किया जा सके कोर्ट। और कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन और अटेस्टेड होना चाहिए बाय विटनेस और एंड रजिस्टर्ड इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। लास्ट कंडीशन है आपकी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज की क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टीज जो है वो कैपेबल होनी चाहिए। कैपेबल में आएगा साउंड माइंड प्लस मेजर जो है वो होना चाहिए, प्लस इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, रिटन में होना चाहिए, अटेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, अटेस्ट और साइन होने चाहिए विटनेस के।
और लास्ट है आपका पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो बताओ। चलो, पार्टीज की क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी, किसी एग्रीमेंट में एंटर करेगी, वो विद फ्री कंसेंट के साथ जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, कि पार्टियों की स्वतंत्र सहमति के साथ जो है वो समझौते में प्रवेश होना चाहिए। द पार्टी शुड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज ओन विश, कि जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी वो अपनी इच्छा से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करनी चाहिए। पार्टी जो है वो अंडर क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंसेंट विल बी डीम्ड टू बी फ्री ओनली इफ इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग एलिमेंट। ये सहमति को केवल तभी मुक्त माना जाएगा जब ये निम्नलिखित तत्वों का गठन नहीं होगा या गठन नहीं करता। सबसे पहले आपका क्वेश्चन। ठीक है, पार्टीज कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट की होनी चाहिए, मतलब पार्टीज में पार्टी को किसी भी तरह से फोर्स ना किया जाए, उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब सबसे फर्स्ट है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 15 डिफाइन करता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? क्वेश्चन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड or an unlawful detaining or threatening to detain any property or to prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। क्वेश्चन का क्या मतलब है? जब पार्टी को थ्रेट किया जाए, ठीक है, थ्रेटनिंग टू कमिट, कि आप जो है वो कोई भी ऐसा एक्ट करो जो कि फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है। ठीक है, जो कि फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है। ठीक है, एक मिनट, एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में ज्वाइन होना चाहता है बट नहीं हो पा रहा है। एक मिनट। ठीक है, चलो, तो पार्टीज जो है वो
अंडर कोशन नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन करा है कोशन। कोशन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड एक्ट नंबर 45 था आपका 1860। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए पार्टीज को फोर्स किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है कि आप ये एक्ट करो। अनलॉफुल डिटेन किया जा रहा है, थ्रेटनिंग टू डिटेन, और डराया धमकाया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को इंजर कर दिया जाएगा या डैमेज कर दिया जाएगा या उसको कुछ चोट पहुंचाई जाएगी, मतलब इस तरह से डराया जा रहा है। यदि आपने ये साइन नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो हम आपके साथ ये करेंगे, वो होता है आपका कोशन। ठीक है, with the intention of causing any person to enter into agreement. ठीक है, with the caution to enter into agreement. फॉर एग्जाम्पल के लिए एक इलस्ट्रेशन है कि एक्स जो है वो जेड को धमकी देता है कि अगर वो इतना सारा पैसा उसे हस्तांतरित नहीं करता तो वो उसे मार डालेगा। जेड ने अपनी जीवन को बचाने के लिए क्या किया, सारे के सारे पैसे जो है उसको ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्या वैलिड ट्रांसफर हुआ? दिस एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मनी जो करा गया है वाज ट्रांसफर बाय अंडर कोशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये एक अनुबंध को अनुचित प्रभाव से प्रेरित कहा जो है वो जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है कि दूसरी पार्टी को, एक पार्टी क्या कर रही है ना, दूसरी पार्टी को इंड्यूस कर रही है। Where relations subsisting between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of other and uses the position to obtain an unfair advantage over the other. कि जहां पर पार्टीज के बीच में ऐसे रिलेशन होते हैं कि एक पक्ष, मतलब एक पर्सन अपनी इच्छा, मतलब अपनी इच्छा को फुलफिल करने के लिए दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर रहा है, मतलब उसको इस तरह से बहला रहा है, फुसला रहा है कि उसकी ना, जैसे होता है ना कि अपनी बातों में ले लेना, तो उसको इंड्यूस किया जा रहा है, दूसरे पर्सन को डोमिनेट किया जा रहा है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। एंड विल ऑफ अदर एंड यूज द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ए ने अपनी ना लैंड बेच दी किसको, बी को, who is his employer at very low price in order to get promotion। ठीक है, कि वो प्रमोशन के चक्कर में क्या किया, उसने अपनी लैंड को क्या करते, बहुत ही सस्ते प्राइस में जो है वो अपने हेड को जो है वो दे दिया। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, यानी कि दूसरी पार्टी के द्वारा इस तरह से उसको इंड्यूस करा गया, इन्फ्लुएंस करा गया कि वो उसकी बातों में आ गया। जहां पर एक पार्टी अपनी इच्छा को फुलफिल करने के लिए दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है, ठीक है, और उसकी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज ले रही है अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए, वो आपका है आपका सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब 17 में फ्रॉड दिया गया। फ्रॉड का क्या मतलब होता है? फ्रॉड होता है धोखाधड़ी। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन करा है फ्रॉड। फ्रॉड मीन एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट और with his convenience or by his agent, this intent to deceive the other party hereto or his agent or induce him to enter into contract। कि धोखाधड़ी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या तो पार्टीज क्या कर रही है, मिली भगत कर रही है, या तो पार्टीज खुद से या उसके एजेंट के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा
उसके एजेंट को धोखा देने या किसी उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए जो है वो प्रेरित करने के इरादे से निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। कौन कौन से कार्य, कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा रही है उस पार्टी के द्वारा? तो द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू और बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, कि उसको ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट बताए जा रहे हैं जो कि सच नहीं है। ठीक है, जो कि सच नहीं है उसका सुझाव जो इसे सच नहीं मान, और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करी जा रही है। उसको पता है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा है, इस पर्पस से कि दूसरी पार्टी को धोखे में रखना है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, कि प्रॉमिस किया जा रहा है, ठीक है, विदाउट, बिना किसी इंटेंशन के कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी करना है। उसकी तो इंटेंशन ही नहीं है कि वो परफॉर्म करना चाहता, लेकिन फिर भी वो बिना इंटेंशन के कि उसको परफॉर्म करना है वो प्रॉमिस कर। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ठीक है, कि धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी अ फ्रॉडुलेंट, कि ऐसा कोई कार्य या तो चूक या जैसा कि कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है। जैसे कुछ दुकानदार क्या करते हैं ना, ठीक है, फ्रॉड करते हैं, वो डुप्लीकेट सामान को ओरिजिनल सामान कह के बेचते हैं। ठीक है, वहां पर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट दिखाई देता है कि ये जो है वो अपने तथ्य को बचा रहा, मतलब छुपा रहा है, सॉरी। ठीक है, तो जैसे कि ए अपनी घड़ी बी को बेचता है ये दावा करते हुए कि ये ओरिजिनल है एंड एंटीक, लेकिन बी बाद में उसको पता चलता है कि ये वॉच जो है वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 18 में दिया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन, कि पार्टीज को मिस रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। मिस रिप्रेजेंट का क्या मतलब है, गलत तरीके से, मिस तरीके से मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट कर, पार्टीज के सामने, जो कि एक पार्टी है दूसरी पार्टी के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह से बातें बता रही है जो कि गलत है। The positive assertion in manner not warranted by the information of the person making it, or of that which is not true, so he believed it to be a true. Section 18 of Indian Contract Act बात करता है मिसरिप्रेजेंटेशन की। मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, कि पार्टीज के सामने गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। The positive assertion in manner not warranted by the information of the person making it, that which is not true, कि दूसरे पर्सन के सामने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि सही नहीं। Any breach of duty which without an intention to deceive gain an advantage of a person committing it, or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी जा रही है, कर्तव्य का कोई उल्लंघन जो कि धोखा देने के इरादे के बिना इसे करने वाले व्यक्ति या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है उसका अनफेयर एडवांटेज मिसलीड करे दूसरी पार्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एग्जांपल दिया होगा, बहुत अच्छा देखो, ए ना एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ कि इसको ना अपना घोड़ा बेचना है, सेल करना है अपना हॉर्स, और बी अपने घोड़े को, ठीक है, ए एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ कि उसको अपना घोड़ा बेचना। अब बी को कैसा हॉर्स चाहिए जो कि आइडियल हो फॉर रेसिंग के लिए, क्योंकि उसको रेसिंग पार्टिसिपेशन में रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। अब ए अपने बीमार घोड़े को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है बी के सामने कि आइडियल हॉर्स है रेसिंग के लिए, लेकिन बाद में ये पता चला, फाइंड आउट हुआ कि ये हॉर्स जो सिक था, बीमार था, जो कि बिल्कुल कैपेबल नहीं है ना कि चलने के लायक है, रेसिंग कंपटीशन में कैसे दौड़ेगा।
तो ये क्या है, दिस अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एज, ठीक है, जहां पर पार्टीज के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन करी जाए तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं, वाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिस्टेक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है मिस्टेक, मिस्टेक इज वेयर बाय बोथ द पार्टीज an agreement under the mistake as to a matter of fact essential to the agreement। मिस्टेक में क्या होता है, मिस्टेक दोनों पार्टीज को होती, मिस्टेक एक पार्टी को नहीं होती, मिस्टेक जो है वो दोनों पार्टीज को होती, कि वेयर जहां पर बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट जो है वो अंडर मिस्टेकन होती। मिस्टेक कैन बी बोथ यूनिलेटर और बायलेटर, मतलब मिस्टेक जो है वो एक पार्टी के द्वारा भी हो सकती है या दोनों पार्टीज को भी मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो कि एक्स जो है वो एंटर करता है एग्रीमेंट, ठीक है, किसके साथ, वाई के साथ, कि उसको सेल करना है जर्मन शाफट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, कि उस टाइम जो है वो डॉग ऑलरेडी मर चुका था। ठीक है, फिर भी एक्स इस बात के लिए अवेयर नहीं था, इसलिए उसने एक्स ने बाई के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया। एक्स एंड बाई दोनों ही जो है वो अवेयर नहीं थे इस बात से। ठीक है, कि एक्स लास्ट एग्जांपल में क्या हुआ था कि वो हॉर्स को बेचता है, उस दूसरे पर्सन को एक आइडियल हॉर्स चाहिए रेसिंग कंपटीशन के, लेकिन वो उसको उस हॉर्स को ए जो है वो उस हॉर्स को बी के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि आइडियल हॉर्स है रेसिंग कंपटीशन के। लेकिन इस केस में क्या है, यहां पर एक्स एंटर होता है एग्रीमेंट बाई के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट में बाई के साथ एंटर होता है कि वो शेल करना चाहता है अपना जर्मन शेफर्ड्स, और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जिस टाइम जो है वो डॉग ऑलरेडी मर चुका, जहां पर बोथ पार्टीज एक्स और बाई दोनों ही अनअवेयर थी, दोनों ही नॉट अवेयर थी, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये जो है वो तथ्य की गलती के कारण अनुबंध जो है वो शून्य है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब हमने यहां तक कंप्लीट डिस्कस कर लिया, जो भी बेसिक क्लासेस थी वो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि हमने ऑफर जाना, एसेंशियल्स जाने, और टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर जाना, वैलिड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस जाना, बहुत ही डिटेल में हर एक जो है वो टॉपिक को हमने देखा। लेकिन फिर भी कहीं डाउट होगा तो जरूर से जरूर बताना, प्लीज बता दो क्लास में कौन। ठीक है, अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ऑफर होता है प्लस एक्सेप्टेंस, पार्टीज के द्वारा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ये आपका प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होगा, पैसों का लेन देन होगा, या जो भी आप गाड़ी बेचना चाहते हो, जो भी चीज आप सेल करना चाहते हो। अब कंसिडरेशन हो गया तो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट जब इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, इन्फोर्सिबिलिटी हो जाएगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाएगा, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट होगा प्लस उसको इन्फोर्स करवाया जाएगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो आपके एग्रीमेंट होते हैं, बिकॉज एग्रीमेंट ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब उसको लीगली इन्फोर्सेबल किया जाए बाय लॉ, और फुलफिल किया जाए कंडीशन ले डाउन जो आपकी सेक्शन 10 में जितनी भी एसेंशियल कंडीशन दी गई है उसके। ठीक है, कि जितनी भी एसेंशियल कंडीशन दी गई है यदि फुलफिल करी जाती हैं तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और ऑल एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि हर एक एग्रीमेंट आपका एनफोर्सेबल तो नहीं होता है ना। तो ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दोज एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि आपके सेक्शन 10 की जितनी भी एसेंशियल हमने डिस्कस किए वो फुलफिल हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल एग्रीमेंट
will satisfy the condition laid down under section 10 of Indian Contract Act 1872. ठीक है, अब केसेस भी हैं, इनको कर लिया जाए। ठीक है, ये हमने वाल्फेर वर्सेस वाल्फेर का केस देखा था, लालमन शुक्ला का केस है। ठीक है, इसके अलावा कार्लिल एंड स्मोकवॉल कंपनी हमने कर लिया है, लेकिन हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। विल्टन वर्सेस जॉन का केस है, चिनैया वर्सेस रमैया का केस है। ठीक है, इसके बाद हम ई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कल से करें इसको। ठीक है, और आज जो है वो पेपर 1 की भी क्लास होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस मॉर्निंग में कर लेंगे और ई कॉन्ट्रैक्ट भी जो है मॉर्निंग में कर लेंगे। और प्लीज जो है वो सभी लाइव क्लास अटेंड कर लिया करो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। 40 to 45 मिनट की तो क्लास होती है। हाँ, इतनी ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस भी नहीं ली जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, कल से क्लास में ज़रूर आना।